आप देख रहे हैं गांव के लोग। गांव के लोग में आज हमारे बीच हैं देश के जाने माने साहित्यकार राम जी यादव जी। राम जी यादव जी ने साहित्य के ढेर सारे सोपान तय कर लिए। आइए आज हम मिलाते हैं राम जी से। राम जी की कई किताबें हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है और ढेर सारी चर्चाएं करेंगे हम राम जी से। राम जी, आप बताइए कि आपने साहित्य के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है और आपने एक प्रकाशन भी खोल रखा है, तो कैसे आप शिखर तक पहुँचे? ये मंजिल आपने कैसे तय किया? शिखर या मंजिल के बारे में तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊँगा कहाँ पहुँचा, लेकिन जो शुरुआत है हमारी, तो उसके बीज बहुत पहले हमारे जहन में पड़ गए। उसके दो रास्ते दिखते हैं। एक तो मेरे पिताजी बहुत पढ़ाकू और बहुत अच्छे किस्सा गो थे। हजारों कहानियाँ उनके जहन में रहती थीं और रोज़ रात को सोते हुए वो एक कहानी कहते थे जो कई कई रातों तक चलती थी। जाड़े के दिनों में जब पुआल पर ढेर सारा जो है पुआल बिछा होता था, उस पर कथरी बिछाकर रात में जब सारे लोग माने पुआल पर आज उठते थे खाना खाने के बाद, तब उनका किस्सा शुरू होता था और तब तक चलता था जब तक कि क्रमशः सारे लोगों की नाक बजने नहीं लगती थी और पिताजी को लगता था आप सब सो गए। तो वहीं तो जो सबसे पहले सोया होता था आज, वह कल बोलता था कि यहाँ से आप शुरू कीजिए फिर से। फिर अगला व्यक्ति जो थोड़ा ज़्यादा सुना होता तो वो कहता नहीं नहीं यहाँ तक आप थे जी। और इस तरीके से पिताजी फिर से लगभग वो कहानी कहते। उनके किस्सों में एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि बहुत संघर्षशील नायकों की कहानियाँ वो कहते थे और उनके वैल्यूज बहुत थे गहरे। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो किसी के लिए अपनी जान दे सकते थे और किसी के लिए लड़ जाते थे, उनका कुछ नुकसान होता था, लेकिन उसके बावजूद उनका वैल्यू ये था कि दूसरों के लिए लड़कर उनका हक दिलाया जाए। मेरे पिताजी बहुत अच्छी कजरी गाते थे और पैदल चलने में तो उनको महारत हासिल थी। उनको कहा जाता था घोड़ा वाला, माने वो घोड़े की चाल से पैदल चलते थे। और वे माने शुरुआती दौर में वो मिलिट्री में चले गए, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि जाके वहाँ बड़ा लड़का है, मर जाएगा, तो इसलिए उसको नहीं जाना चाहिए। फिर मेरे पिताजी जीवन भर मजदूरी करते रहे। वो FCI में नौकरी मजदूर के रूप में करते रहे और वहाँ से भी रिटायर होने से पहले उनको साइटिका और दूसरे जोड़ों में दर्द वाली शिकायतें हुई तो उन्होंने छोड़ दिया काम। 2008 में वो नहीं रहे। तो एक तरफ तो पिताजी का वो लोक पक्ष जो है था, दूसरी तरफ पिताजी की ही ये इच्छा थी कि वे मुझे काफ़ी पढ़ाएं। तो उन्होंने मुझे, उस समय हमारे घर में महाभारत जो गीता प्रेस की थी एक रखी हुई थी, रामचरितमानस भी था और तमाम सारे किस्से थे, किताबें थीं और कुछ चालू लेखकों की भी किताबें थीं, जैसे गुलशनंदा की, जैसे कुशवाहा कांत की, उसमें बड़े फेमस थे। प्यारेलाल आवारा के एक दो उपन्यास थे। तो उन सारे उपन्यासों को मैंने चट किया और हमारे जो स्कूली अध्यापक थे उन लोगों ने भी हम काफ़ी प्रेरित किया कि कहीं से भी कुछ कागज़ पाओ उसको पढ़ो। तो इस प्रकार हमारा दोनों तरफ जो रुझान है वो बढ़ता गया और दोनों तरफ रुझान जब बढ़ता गया तो हम पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। घर में किताबें नहीं थी। उन दिनों टाउन हॉल में बनारस में पुस्तक मेला लगा करता था और मेरे पिताजी 200 रुपये हर साल हमको देते थे और तब किताबें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, बहुत मोटी किताबें जो है 8 रुपये तक की मिलती थीं और वहीं से मैंने पूरा रूसी साहित्य खरीदा और साल भर में उसको पढ़ जाता था। फिर अगले साल कुछ किताबें ले आता था। इस तरीके से पूरा का पूरा रूसी साहित्य और रूसी से लगा हुआ फ्रांसीसी साहित्य और कुछ हिंदी साहित्य भी मैंने पढ़ा। तो एक तरह से मेरे मन में जो ये एक भावना थी, जो मेरा अपना जो विचार जब बनना शुरू हुआ, तो मैंने समाज के उस संरचना को सबसे पहले देखा, उसके वर्ग विभाजन और दूसरी चीज़ों को बाद में मैंने महसूस करना शुरू किया। बाद में जब मैं आंदोलन से जुड़ा तब मुझे समझ में आया कि समाज में उत्पीड़क और उत्पीड़ित दो हिस्से होते हैं, लेकिन शुरुआत में यही सब चला।
तो इस प्रकार से जो है हमारा निर्माण हुआ। और एकदम धूर देहात में जहाँ समृद्धि का जो सबसे बड़ा मानक था कि किसके घर में कितने कुएं हैं, तो हमारे घर में 3 कुएं थे। और हमारे यहाँ ये था कि अभी भी तीन पीढ़ियों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी भगवद्दी थी हमारे यहाँ। और जब भोज वगैरह होता था तो बहुत सारे लोग खाने, हज़ारों लोग आते थे। तो इससे हमारे घर की संपन्नता का पता चलता है कि मजदूरी करके, किसानी करके भी उन लोगों ने एक बड़ा समाज बनाया था। और उस समाज को हमने देखा, उस समाज के तमाम सारे पात्रों को बहुत नज़दीक से देखा, तो हमारे जहन में बस गए। उन स्त्रियों को देखा जो जाती थीं तब भी राग कढ़ा कर रोती थीं और गाते हुए रोती थीं, और जब आती थीं तब भी कोई मरता था तब भी। और उनके तमाम सारे गाने जात पर बैठे हुए, जो हमारी बुआ और माँ जो है इस तरीके से गाने गाती, चाचियाँ हमारी गाने गाती थीं। और इस तरीके से सांस्कृतिक तौर पर जो एक पूरी परंपरा हमको मिली वो किसानों और मजदूरों की परंपरा है। ये जो आप एक पत्रिका निकालते हैं और गांव के लोग, कैसे आपके दिमाग में आया कि गांव के लोग ही निकाला जाना चाहिए? आपने पत्रिका का ये जो लोक पक्ष है जो आपने बताया, उसी के आधार पे आपने नाम भी रखा है अपने पत्रिका का। तो क्या लॉजिक था, कैसे आपके दिमाग में आया कि इसका नाम गांव के लोग ही रखा जाए? आपका जो देखते हैं कि आपकी जो कहानियां हैं उसमें भी लोक पक्ष गांव की बातें ही रहती हैं, और उन्हीं को आप उन्हीं के तंतुओं से आप बुनते हैं पूरी कहानियाँ। क्या है ये? असल में जो व्यक्ति का मूल निर्माण होता है वह उसके बचपन में ही हो जाता है। अगर कोई बच्चा दब्बू हो गया तो बचपन में ही हो जाएगा और फिर ताउम्र उससे लड़ता रहेगा। कई बार वो खूंखार भी हो जाता है, कई बार वो बहुत ब्लंट हो जाता है, लेकिन बेसिकली वह दब्बू होता है। ये बचपन की कुछ घटनाएं और ग्रंथियाँ और वे बचपन की स्मृतियाँ बहुत ताकतवर होती हैं। मेरे बचपन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गांव है और इस तरफ शहर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर जौनपुर रोड पर हमारा गांव है, और शहर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर हमारी ननिहाल है। 2 ऐसे सिरे हैं जहां की लगातार मेरा बचपन इधर उधर बीता। तो शहर को हमने आते जाते देखा, और अपने BHU के बगल में, BHU के भीतर हमारा बचपन वहाँ भी कुछ बीता, वो एक आश्चर्य था। और हमारी ननिहाल में जो लोग थे, आधे कस्बाई, शहरी और ग्रामीण, तीनों तरह का रंग था वहाँ, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन गांव का तो एकदम एक पूरा समझ लीजिए कि वो चीज़ें हमको मिली। तो ग्रामीण जो संरचना है, सामाजिक संरचना, वो हमारे माने जहन में हमारे सोच का हिस्सा बनी। उसके बाद फिर मैं 22 साल की 23 साल की उम्र में जब गांव से बाहर निकला, तो मैं सबसे पहले मैंने स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया और कुछ संगठनों में अलग अलग तरीके से। फिर कानपुर चला गया मैं, तो कानपुर 6 साल मैंने वहाँ काम किया। लेकिन वो भी गांव से आए हुए तमाम सारे मज़दूरों से के साथ जो है, तमाम सारी जो एल्गिन नंबर 2 और लक्ष्मी रतन काटन मिल और जूट मिल वगैरह सब जगह, और पनकी में, दादा नगर में, इन सब इलाकों में जो काम किया, तो वो सब भी ज़्यादातर वहाँ के मज़दूर गांव से आए हुए थे। तो एक तरह से ग्रामीण समाज का वो जो व्यक्ति है, उसकी तमाम सारी चीज़ों को मैंने देखा। लेकिन ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर यह है कि जब मैंने गांव के लोक पत्रिका की शुरुआत की, हालांकि उससे पहले मैं जब मैंने दिल्ली में था, तो मैंने एक वृत्तचित्र बनाया 1 घंटे का, जिसका नाम है गाँव का आदमी। और वो एक रामदरस मिश्र हुआ करते हैं, अभी जीवित हैं संयोग से, सबसे वृद्ध साहित्यकारों में हैं हिंदी के, वो गोरखपुर के रहने वाले। तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर 2005 में, तो उससे भी उसका नाम भी गांव का आदमी है। उसके बाद जब मैं वहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से फिर बनारस आया, तो मुझे ये लगा कि गांव को लेकर तमाम सारे लोग जो बातें करते हैं वो नितांत ही गलत तरीके से करते हैं। जैसे उनको शहरों में मैंने देखा कि आमतौर पर जो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बुद्धिजीवी है, वो गांव की बात ऐसे करता है कि गांव बर्बाद हो गए हैं और तमाम सारे लोग शहरों में चले आए हैं। जबकि मैं ये देखता था, दिल्ली से आप गाज़ियाबाद निकलिए, पानीपत निकलिए, हरियाणा में गुड़गांव की तरफ निकलिए या कहीं भी,
तो शहरीकृत गांव होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं हैं। वहाँ जाति व्यवस्था है, उतनी ही मारक वहाँ माने गरीबी और बदहाली भी है। बम्बई से आप निकलिए, किसी भी कोने में 3 कोनों की तरफ निकलेंगे तो आपको गांव मिलेंगे, और वहाँ भी उस तरीके, जैसे आप कसारा जाएंगे जो कि बम्बई से 100 किलोमीटर पहले है, तो वहाँ आप देखेंगे लकड़ी बीनते हुए लोगों को देखेंगे, जंगल से लकड़ी बीनते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे। और धान की खेती पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी का नखलिस्तान है वहाँ होती है, तो उसमें बाल बीनते हुए मैंने लोगों को ट्रेन से जाते हुए देखा। तो मुझे लगा कि गांव एक ऐसी चीज़ है जो अभी इसलिए बचा हुआ है कि उसकी आवाज़ किसी ने उठाई नहीं। और गांव के लोग की आवाज़ उठाने का मतलब यह है कि हम एक तरह से 70% जो आबादी है, जो अवाक है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर मूक नायक कहते थे, उन्होंने अभिमूक नायक नाम से एक पत्रिका भी मूक नायक के नाम से निकाली, और उनकी आवाज़ वो बने। तो मुझे लगता है कि गांव का आदमी जो अर्थव्यवस्था से बहिष्कृत है, और अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा वही देता है, उसको अपने दिए हुए पर टैक्स में पैसा देकर तमाम सारे संस्थान चलाने की गर्वानुभूति नहीं है। और गांव के आदमी का एक स्वरूप यह है कि उसका गांव में कुछ नहीं है, वो जाति उत्पीड़न और रोजगार के अवसरों के न होने की वजह से उसने पलायन किया, या सामंती उत्पीड़न से जो है निकल भागने का उसने रास्ता चुना, तो शहर की तरफ जो गया, न उसने शहर में कोई ख़ास काम किया और न ही गाँव में उसका कुछ है। तो एक ऐसी आबादी है जो चारों तरफ से बहिष्कृत है, और इसकी बात कहनी चाहिए। तो ये लोगों से ज़्यादा एक तरह का विजन है गांव के लोग, कि हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि बहिष्कृत हैं, जो अपने हकों के लिए आंदोलन चला रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं और फिर भी उठ खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से गांव के लोग का जन्म हुआ। ये आपका एक अघोरा प्रकाशन है ना, गोरा प्रकाशन। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में भी काम करना है? कैसे दिमाग में आपके साथ सोचा? देखिए, दिल्ली में जब मैं था तो कई वर्षों तक मैंने कई बड़े प्रकाशकों के साथ काम किया, जिसमें राजकमल प्रकाशन में भी कहीं कुछ दिनों तक प्रूफ रीडिंग, और वाणी में भी फ्रीलांसर के तौर पर तो कई प्रकाश। लेकिन जैसे सबसे पहले मैंने प्रभात प्रकाशन और फिर किताब महल और इस पुस्तक महल और दूसरे तमाम सारे प्रकाशकों के साथ काम किया। तो प्रकाशन की जो चीज़ें हैं वो मेरी समझ में तो उसी समय तक आ गई थी, और मैं चाहता तो दिल्ली में बहुत अच्छा प्रकाशन मैंने शुरू किया होता, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं, क्रिएटिविटी की बात थी। और मैंने ये महसूस देखा कि जब भी आर्थिक संकट मेरे ऊपर आता था तो मैं लिख कर उससे निजात पाता था। तो लिखने को मैंने अपनी एक ताकत बनाई। प्रकाशन को लेकर मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बनारस में आने के बाद यह हुआ ये कि संयोग से मैं जब बम्बई गया हुआ था तो राम पुनियानी, सुधा अरोड़ा और जितेंद्र भाटिया एक साथ मिले उन्हीं के ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रकाशन शुरू करने का भी प्रयास इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अधिकतम लोगों तक किताबों को पहुँचाया जाए और उसी बहाने उनको जोड़ा जाए। और उसके बाद इसलिए जोड़ा जाए कि किताब ही न छापी जाए बल्कि विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज की जाए, लोगों से एक लाइव रिलेशनशिप जो है शुरू हो। तो प्रकाशन के नाम के बारे में मैंने बताया, मैंने कहा एक अगोरा शब्द है जो कि यूनानी मूल का शब्द है, और उसका अर्थ है जनसभा स्थल, वह जगह जहाँ की जनता आकर अपनी बात कहे, जिसका एक अर्थ बाजार के रूप में भी निकलता है कि वह जगह जहाँ सब लोग अपना आकर सौदा बेच सकें। और अगोरना हमारे यहाँ प्रतीक्षा को भी कहते हैं, अगोरना किसी चीज़ की सुरक्षा को भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगोरा प्रकाशन, अगोरा शब्द मिला, और उसको हमने फिर राम पुनियानी की किताबें छापी, अपनी किताबें छापी, और उसके बाद तो किताबों की पूरा एक लाइन लग गई, लगातार हम लोगों ने छापा। बहुत कम आर्थिक संसाधन होने के बावजूद हम लोगों ने किताबें न केवल छापी बल्कि लोगों तक पहुंचाया भी। अब ये अलग बात है कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से प्रकाशन पूरी तरह से बहुत मुश्किल से चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हम न केवल अच्छी किताबें छापेंगे बल्कि दूर दूर तक इसको पहुंचाएंगे। यादव जी, आपकी कहानी की किताब आधा बाजा, जिसे आप हम लोग देख पा रहे हैं, आधा बाजा बहुत अच्छी आपका कहानी संग्रह है। क्या है आखिर आधा बाजा? देखिए, इसमें कई कहानियां हैं, और ऐसी कहानियां हैं जो आमतौर पर चलन से बाहर हैं, क्योंकि अभी
स्त्रियों द्वारा लिखी जा रही कहानियों में प्रेम संबंध और देह की आज़ादी वगैरह की बात है, और जो नए लड़के लिख रहे हैं उनके यहाँ भी बहुत सारी घटनाओं को लेकर है, और वो बहुत सारी घटनाओं को ऐसे समाचारों से उठाते हैं और उनको कहानी बुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसी किसी विषय को कहानी बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने उन चरित्रों को देखा कि वो चरित्र कहाँ होंगे और वो चरित्र क्या थे, क्योंकि हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, जिसमें 6000 जातियाँ हैं और ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो श्रमजीवी है, तो उसके तमाम सारे कैरेक्टर किस तरीके से कैसे होंगे, उन चरित्रों को लेकर ही ये बुनी गई है। आधा बाजा एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो दफला बजाता था और नगाड़ा और कुड़कुड़िया जो था उसका, उस तीनों चारों चीज़ों की वो साई लेता था, मैंने बयाना लेता था, और लोगों के घर आधा बाजा लेके, मैंने अकेला दफला लेके जाता था और लोग उसको कहते थे सरवा आ गया आधा बाजा लेके, लेकिन उसके बगैर किसी के यहाँ शादी का पता ही नहीं चलता था कि शादी हो रही। इतना बेहतरीन वादक था वो कि मत पूछिए, मैंने जादू करता था वो। एक बार एक घटना है जो कहानी का चरमोत्कर्ष है। एक जगह शादी पड़ी हुई है और वो आ नहीं रहा है। औरतें जो है कपड़े पहन कर नए नए वो सोच रही कि वो आए तो करिया बाबा के थान पर चला जाए तो वहाँ नाचा जाएगा। तो नाचने के लिए बैल्ला हैं, औरतें एकदम परेशान हैं। और वो 3 बजे आया। 3 बजे आया तो महिलाएं उसको टूट पड़ी, निबहू वहीं क्या आवत हो, अपनी बहन का वो लेके बेहुआ, और फिर उसके बाद वो अपना बहाना वहाना लगा किसी तरीके से। खैर वो उसको खाना वाना नहीं मिला, उसको महिलाओं ने काफ़ी मैंने तंग किया। उसको यहाँ भी ले गई, वहाँ भी ले गई, लावा लाने चलो, फिर उसके बाद चढ़ाने चलो, फिर परछन कराने चलो। अब वो थक गया बुरी तरह से। लेकिन जब वो परछन करा रहा था उसको बुरी तरह से लस्त पस्त था, लेकिन उसको लगा कि आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और अचानक उसके भीतर एक अंतः प्रेरणा पैदा हुई और उसने बहुत ज़ोर से बाजा बजाना शुरू किया, नगाड़ा बजाना, दफला बजाना। तो उसके बाद स्त्रियों के शरीर में जो अंगड़ाई पैदा हुई, जिस तरीके से उन्होंने नृत्य किया, उससे स्त्रियां बहुत खुश हुईं। जब बारात विदा हुई तो किसी ने उसको चवन्नी दिया, किसी ने 10 पैसे, किसी ने 5 पैसे। उसकी पूरी हथेली जो है पैसों से भर गई। दुल्हा की माई ने 10 रुपये दिए। वो जीवन भर वही एक क्षण था जब वो वहाँ से परछन करा के घर आया और अपनी साइकिल लेके जाने लगा। लौटती हुई औरतों ने उसको कहा कि भैया मुंह जुठारे बगैर जा रहे हो, क्योंकि औरतें बहुत खुश थीं। तो उन्होंने कहा बिना खाए चले जा रहे हो? तो कहा बाज़ार में जाके पनपियाव कर लूँगा। तो एक मैंने महिला ने उसकी हैंडल थामी, कहा कि बहन भी कहते हो और बाज़ार में जाके खाओगे, चलो। तो वो तुरंत जो है पीछे मुड़ा। तो उसको थाली में, चमार जाति का व्यक्ति था वो, अहिराने की बारात में, वो उसको थाली में दाल भात आया, अचार और दूसरी चीज़ें। तो पहली बार उसको इस बात का एहसास हुआ और ग्लानि भी हुई। उसको पहली बार ये लगा कि अरे औरतें यहाँ लेके आए तो अरे अभी देख ही रहे हो, खा नहीं रहे हो। तो लपालप खाने लगा। पहली बार उसको एहसास हुआ कि पैसा कमाने के चक्कर में मैंने ज़िंदगी में अपने काम का कभी सम्मान नहीं किया। जिस सम्मान से मैं शायद उस जाति दंश से मुक्त हो जाता, उसी जाति की गाली खा खा कर मैंने अपना परिवार तो चला लिया, लेकिन क्या किया, उस ग्लानि ने उसको जो है एक बोध दिया। बस वही है वो कहानी। शुक्रिया राम जी, यादव जी। और हम इस वार्ता को कंटिन्यू रखेंगे और अगले साथियों, अगले हम इंटरव्यू में राम जी से फिर लंबी चर्चाएं करेंगे। और तब तक आपने देखा और हम आगे फिर मिलेंगे और शुक्रिया।